जस्ट आयोनाइज द एलिमेंट। ये अपना होमवर्क था, कोई किए आंसर बताएंगे कोई? स्वयं 4133.33 करेक्ट। किसमें यूनिट क्या लिखे हैं? एंगस्ट्रॉम है क्या? एंगस्ट्रॉम करेक्ट। बस एक आंसर आया, और कोई नहीं? 288 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज। सिस्टम ऐसा है कि सर ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, आपका नहीं एटम का, है ना? और ये फर्स्ट सेल में मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस अपना बाइंडिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा ना भाई, तभी तो एटम एग्जिस्ट करता है ना। इसके बीच तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। आप क्या कर रहे हैं, तो आप इस पे फोटोन लाइट फॉल्स ऑन करवा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन फॉल्स ऑन करवा रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, ये इस इलेक्ट्रॉन को अबाउट टू आयोनाइज, ये जो यहाँ से निकलेगा, ये जो आयोनाइज होगा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर निकलेगा, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 288 किलोजूल पर मोल। तो हमें निकालना ये है कि सर कितने वेवलेंथ का रेडिएशन इस पे दिया जाए ताकि इस इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए और ये अबाउट टू आयोनाइज हो जाए, ये आयोनाइज हो जाए। तो सर इतना एनर्जी के वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ हमें इतना देना है कि उस लाइट रे के पास कितना एनर्जी हो, 288 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो। तो हो गई ना बात, क्या दिक्कत है सर? ये एक्चुअली वेवलेंथ, ये एक्चुअली लाइट का एनर्जी है, टोटल लाइट का एनर्जी है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमको दिया है ना सर, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ये एनर्जी है सर, एक्चुअली इतना एनर्जी हमें देना है लाइट के फॉर्म में। तो वेवलेंथ का वैल्यू हमें निकालना है। तो सर E इज इक्वल टू क्या होता है? hc/λ होता है। अब अगर E के जगह पे आप वैल्यू रख रहे हैं 288 किलोजूल पर मोल, तो सर हम लोग hc/λ 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम ये पढ़े थे सर। लेकिन ये तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था? तो सर डायरेक्टली 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अगर आपको याद हो तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कन्वर्ट करते रहिए। समझ रहे हैं बात? तो सर ये भी किलो जूल पर मोल में, इतना किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, यूनिट सेम है, हम बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं इसको। तो सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेवलेंथ लैम्डा। सो व्हाट इज लैम्डा? जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, 12400 into 96 डिवाइडेड बाय 288, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है, आंसर आएगा। आया बात समझ में या नहीं आया बोलिए? On solving you get 4133.33 this much angstrom। समझ में आया क्या सबको ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसी आंसर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कैसा सिस्टम है? सिस्टम ऐसा है कि मान लीजिए A2 पे मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा इसमें एक्चुअली? एटम A और एटम A के बीच में बॉन्ड होगा ना, बॉन्ड होगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ अमाउंट में एनर्जी देने पड़ेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइट रे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ के। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट रे यूज कर रहे हैं। तो ये जो है वो टूट के 2A एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2A में टूट जाएगा, ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर हमें इसका बॉन्ड एनर्जी पता हो कि बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्स किलो जूल, मान लीजिए किलो जूल जूल जो भी है, एक्स किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, इतना इसका बॉन्ड एनर्जी है, ठीक। और यहाँ जो फोटोन आप इस पे लाइट रे को फॉल्सन करवा रहे हैं, उसमें एनर्जी ऑफ फोटोन को आप ईपी मान लीजिए। तो क्या बात होगी, तीन बातें होगी। इफ ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इट इज लेस देन एक्स किलो जूल पर मोल, अगर ऐसा हुआ तो ये इस वेवलेंथ का लाइट इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो आप बोलेंगे बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। आ रहा बात समझ में? इस केस में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलमोस्ट क्या इक्वल टू एक्स किलो जूल पर मोल, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जस्ट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो बॉन्ड विल ब्रेक। बट तब क्या होगा, जब फोटोन की एनर्जी एक्स किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तब क्या होगा? तो सर तब ये होगा कि एक्स किलो जूल पर मोल एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगा बॉन्ड को तोड़ने में, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा उससे वो एटम को कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो एटम को कैनेटिक एनर्जी दे देगा और एटम्स उस वेलोसिटी से वहां से मूव कर जाएंगे, भाग जाएंगे। सो एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्टेड इनटू कैनेटिक एनर्जी, bond will break and extra energy converted into kinetic energy। आता है बात समझ में? सो ये जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का एनर्जी का, एनर्जी ऑफ फोटोन और एक्स के बीच का जो डिफरेंस होगा सर, दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर कहीं पे आपको ये लिखता है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपको ये पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईपी माइनस एक्स। यही तो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ऐसे ही तो निकालते हैं, इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू 100। सो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या है, ईपी माइनस एक्स है। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितना दिया गया था, ईपी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आता है बात समझ में या नहीं आता है? यस सर। यस सर। चलिए एक छोटू सा क्वेश्चन कीजिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस पहले कुछ पढ़ाए हैं। is 384 किलोजूल पर मोल। सर हाँ सर। सर इससे पहले कुछ पढ़ाए हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए। सर इससे भी पहले कुछ पढ़ाए हैं। बिल्कुल पढ़ाए हैं, आप अभी ज्वाइन किए हैं तो ये कोई क्वेश्चन हुई क्या? क्लास 7:10 से स्टार्ट है, 7:24 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले पढ़ाए हैं। लास्ट में क्लास कंप्लीट होने के बाद बात करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज 384 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट wavelength of photon required
wavelength of photon required to break the bond of substance. प्रतीक, इतना फास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर आ गया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो सर केवल आप फॉर्मेट बदले हैं, टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चंस पहले जैसा ही है। पहले हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के जगह पे बॉन्ड एनर्जी आ गया। दिस इज इक्वल टू एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 384 किलो जूल पर मोल। दैट इज रिक्वायर्ड मोल, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फोटोन। फोटोन को इतना एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वेवलेंथ कितना होना चाहिए? स्वयं आ गया आंसर, वेरी गुड। तो सर आप ऐसे कर लीजिए, 384 इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। किलो जूल पर मोल में है तो 96 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लैम्डा सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन में बदला क्या है? कुछ नहीं बदला है, 384 इंटू 96। बाइंडिंग एनर्जी आ गया, टर्म्स बदल गए हैं थोड़ा सा, इसको आप सॉल्व करिए। ये आपको कितना दे देगा? लैम्डा इज इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आंसर। क्या आप में से कोई ये बताएंगे कि क्या ये लैम्डा मैक्सिमम है या ये लैम्डा मिनिमम है? क्या फोटोन के लिए हमने ये निकाला कि वेवलेंथ क्या चाहिए इस बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करने के लिए? 3100 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ का फोटोन चाहिए हमें। मैं अगर बोलूं कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 3100 एंगस्ट्रॉम है, क्या कैपेबल होगा ये बॉन्ड को ब्रेक करने में? या फिर लेस देन बोलूं कि अगर लेस देन 31 है तो क्या इसमें से ए बी बॉन्ड ब्रेक कौन करवा पाएगा? सी तो इक्वल टू है ही, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप निकाले ही हैं, तो सी के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस दोनों में से क्या कंडीशन होना चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? क्या वेवलेंथ अगर हम 3100 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा लें फोटोन का, तो क्या वो बॉन्ड ब्रेक करवा पाएगा? नो सर। लेस देन लेना पड़ेगा। इसका यस मतलब ये सर। हुआ कि सर 3100 से ज्यादा, 3100 310 3101 एंगस्ट्रॉम अगर ले लिए ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये लैम्डा मैक्स का वैल्यू है, मैक्सिमम लैम्डा इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा लैम्डा के लिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे कम लैम्डा है तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा ये पूछने का मतलब था कि ये लैम्डा का कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है? तो सर जो लाइट रे इस पे फॉल्स ऑन करेंगे, जो फोटोन फॉल्स ऑन होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस फोटोन का ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। इससे ज्यादा वेवलेंथ वैल्यू के अगर हुआ तो ये फोटोन बॉन्ड ब्रेक करने के कैपेबल नहीं होंगे। क्या आता है समझ में या नहीं आता है? बोलिए। यस सर। पक्का आता है? यस सर। चलिए, अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि सर ये तो 3100 जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे कुछ भी कम वैल्यू के लिए, ठीक है ना, इससे कुछ भी कम वैल्यू के लिए वेवलेंथ का वैल्यू अगर मैं ले लूं, इससे कम वेवलेंथ का अगर हम फोटोन लेते हैं तो वो बॉन्ड ब्रेक करवाने में कैपेबल होगा। तो अगर मैं ये लिखूं कि इफ wavelength if the photon wavelength of photon used, if
the wavelength of photon used is 2480 एंगस्ट्रॉम। क्या ये 3100 से कम है? तो मतलब ये कैपेबल होगा? कैपेबल होगा ही नहीं, ये ज्यादा एनर्जी है सर, फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है। is used is this angstrom, then what is the percentage of energy converted into kinetic energy? Then calculate percentage. Okay, then calculate what percentage of energy converted into kinetic energy. क्या होगा बताइए जरा। इस बार वेवलेंथ क्या है? 2480 एंगस्ट्रॉम। तो सर इसका एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? क्या ये लेमडा मैक्स से छोटा है? लेस देन लेमडा मैक्स है, तो बॉन्ड विल ब्रेक एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रतीक 50% लिखे हैं, नहीं, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, 20%, बिल्कुल करेक्ट है। ओके है ये। सो सर एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा? 12400 डिवाइडेड बाय 2480 मल्टीप्लाइड बाय 96, तो ये देगा किलो जूल पर मोल में, ये 5 होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 480 किलो जूल पर मोल। और एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितना है? 384। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी? क्या हो जाएगा बताइए? तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20%। स्मिता सिंह बिल्कुल करेक्ट। 480 एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस कितना था? 348 था ना? 384 था। 384 bond energy divided by total energy of photon 480 multiplied by 100, यही तो फॉर्मूला था। सो कितना आ जाएगा ये? 480 माइनस 384 कितना? 96 by 480 into 100, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। ट्वेंटी परसेंट। और कितना परसेंट एनर्जी यूटिलाइज हुआ बॉन्ड को ब्रेक करने में? परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन used for bond breaking is equal to 80%। 80% एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज हो गया, 20% एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा उसका। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनसीईआरटी के ट्रेंड्स पे मत जाइएगा कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बाद में दिया है, हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। क्या बोलते हैं? यस सर। हाँ सर। सो सर ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है? एक ग्लास ट्यूब लीजिए सर,
ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाइए, और ये जो है सेल की तरह काम करेगा। इसको बाहर सेल से नहीं जोड़ना है, यहाँ पे हम एक सोर्स से जोड़ रहे हैं, मतलब पावर सोर्स से नहीं, यहाँ पे एक हम इलेक्ट्रिक सोर्स यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, जो जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जलेगा, जो मुझे ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ आप अटैच किए हैं बल्ब, ठीक। अब ये क्या सिस्टम है कि यहाँ जो आप यूज किए, ये जो इलेक्ट्रोड में ये जो चीज यूज किए हैं इलेक्ट्रोड, ये आपका मेटल का प्लेट है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा प्लेट है? मेटल प्लेट। आपको पता है कि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, मेटल इजिली आयोनाइज होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे करके कैटायन बनाता है। पता है ये सब बात की नहीं पता है? पता है ना? तो जब इस मेटल प्लेट पे फोटोन लाइट रे फॉल्स ऑन होगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन जब इस मेटल प्लेट से टकराएगा, और अगर इस मेटल प्लेट का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है तो क्या होगा? मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा। क्या कोई दिक्कत? बोलिए, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। अगर हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को इस मेटल के प्लेट पे फॉल्स ऑन करवाते हैं, जो कैपेबल है इस मेटल को आयोनाइज करने के लिए, तो ये मेटल को आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ये मूव करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने वाला टर्मिनल हो गया, इसीलिए ये नेगेटिव टर्मिनल, और आप इसको कैथोड बोल देंगे। और ये रिसीवर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, आप इसको एनोड। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा। और आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। सही बात है, गलत बात है? करंट का फ्लो होता है, तो जब करंट का फ्लो होगा तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। और जब बल्ब जलेगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो सेटअप हमारा होगा ये किस तरह का काम कर रहा है? बैटरी का काम कर रहा है सर। इसको बोलते हैं हम लोग फोटो सेल। क्या बोलते हैं? बोलिए। फोटो सेल। कैसा सेल है? फोटो सेल। ये क्या है? फोटोन है। ये फोटोन है, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन को इस मेटल प्लेट पे आप फॉल्स ऑन करवा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये बिकॉज ऑफ लाइट रे हो रहे हैं, इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बिकॉज ऑफ द फोटोन इज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मेटल प्लेट आयोनाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइट रेज। ये लाइट रेज पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट रे का फोटोन जब फॉल्स ऑन होता है तो मेटल आयोनाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिसीव करके ट्रांसमिट करता है सर्किट के अंदर। सो सर ये बल्ब जलता है, ये एक तरह से सेल का काम करता है सर। इस सेल को हम लोग फोटो सेल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो इफेक्ट है, ये जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है फोटो सेल से, इस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। फोटो करंट, ये फोटो करंट है, ठीक ना। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा समझिए यहाँ पे क्या सब बातें आएगी। बातें ये आएगी कि सर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर वेवलेंथ बार बार आप यूज कर रहे हैं सर, कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को फॉल्स ऑन करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर मेटल का अपना बाइंडिंग एनर्जी होगा, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने का हर एटम्स के पास, किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। तो सीजियम को यूज किया जाता है फोटो सेल में, मोस्टली जो है वो सीजियम मेटल को यूज किया जाता है फोटो सेल में।
है ना। सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सर सबसे कम होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो जो हम फोटोन फॉल्सन करवाएंगे, जो हम लाइट रे यूज करेंगे, उसकी एनर्जी कम कम एनर्जी वाले लाइट रे भी कैपेबल होंगे उसको आयोनाइज करने के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी हम लाइट रे यूज कर रहे हैं, जो भी हम फोटोन यूज कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होना जरूरी है। अगर उस वेवलेंथ से ज्यादा या उस फ्रीक्वेंसी से, उस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ है तो मतलब एनर्जी कम है, तो वो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा सकता है, कैपेबल नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इसके लिए, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है मिनिमम लेवल, होता है ना थ्रेशोल्ड किसी भी चीज का, थ्रेशोल्ड जो होता है वो कट ऑफ होता है। सो थ्रेशोल्ड मतलब कि मिनिमम, अगर हम थ्रेशोल्ड किसी भी वर्ड में लगाते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो मतलब वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा जो इस फोटो सेल में, फोटो जो मेटल के प्लेट है उसको आयोनाइज करवा पाए। तो वो जो एनर्जी होगा फोटोन का मिनिमम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उस लाइट का, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी या उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा लाइट का, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आ रहा है बात समझ में? अब सर जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो यूज किस में हो रहा है? मेटल में जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए यूज हो रहा है। तो और हर मेटल का ये बाइंडिंग एनर्जी, आप बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग हो रहा है। तो इसको नाम दिया गया है वर्क फंक्शन से। क्या नाम दिया गया? वर्क फंक्शन। तो हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा सर। और वर्क फंक्शन के बाद, वर्क फंक्शन तक अगर एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है, और क्या है? वर्क फंक्शन एनर्जी है सर। तो वर्क फंक्शन के बराबर, अगर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी का फोटोन उस पर गिरा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अबाउट टू रिलीज। और अगर उससे हायर एनर्जी का फोटोन गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होगा और साथ में क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्या ये सारी सेटअप क्लियर हुआ? क्या बात है? एक मेटल का सरफेस है, उस पे पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट रे को फॉल्स ऑन करवा रहे हैं। अगर वो लाइट रे कैपेबल है इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बिकॉज ऑफ द फोटो, बिकॉज ऑफ द फोटो मीन्स लाइट, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के चलते अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कहीं यूज कर पाते हैं और किसी भी तरह से इसमें सर्किट में यूज करके इलेक्ट्रॉन को से करंट फ्लो करवा लेते हैं, तो आप उस करंट को बोलते हैं फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन पता चला, फोटो करंट पता चला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटोन का पर्टिकुलर वेवलेंथ होना चाहिए। इससे रिलेटेड टर्म क्या सब होंगे सर? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये किसके होंगे? ये फोटोन के होंगे। ये क्या है? थ्रेशोल्ड क्या है? बैरियर है, मिनिमम है कि मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। मेटल का क्या होगा सर? मेटल का होगा वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या है? ये वर्क फंक्शन बाइंडिंग एनर्जी है एक्चुअली, आयोनाइजेशन एनर्जी है कि इतना एनर्जी कम से कम आपको मेटल को देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो पाए इजिली। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ना? कोई दिक्कत है इतने में? डन है ये हाँ बात? सर। यस सर। चलिए, चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग। सेटअप बना लिए क्या आप लोग? यस सर। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of metal surface of metal by falling photon of suitable wavelength suitable wavelength, या फिर बोल लें एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी is known as photoelectric effect।
emitted electron are known as photoelectron and the cell operate on the principle of operate on the principle of photoelectric effect is known as photocell. Clear? And current flowing through the circuit is called photocurrent. Flowing through the circuit is called photocurrent. क्या ये सारे टर्म क्लियर हैं सबको? चलिए, एक टर्म बोले थे सर, वर्क फंक्शन. जनरली इसको फाइ से दिखाया जाता है. फाइ से लिखते हैं वर्क फंक्शन. ये मेटल का होता है. वर्क फंक्शन किसका होता है? मेटल का. सो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कर लीजिए. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है ये? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from the surface of metal sir. yes sir तो उसके बाद क्या है? कहाँ पे? मैं एक बार और पढ़ देता हूँ. एक बार लिखने दीजिए. फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन. सर यहाँ से नहीं, फर्स्ट में रिक्वायर्ड टू के बाद क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन ओके सर. from the surface of metal is known as work function. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. ठीक है ये बात. सो बात ये हुई कि सर अगर कोई आपके पास मेटल का प्लेट है और इस पे आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को फॉल्स ऑन करवा रहे हैं और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो क्या क्राइटेरिया है कि इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर हम मान लें कि ईपी है, सो ईपी इज इक्वल टू फाइ. अगर वर्क फंक्शन के बराबर भी कम से कम एनर्जी है तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा
या नहीं होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन भी लिमिटेड। यहाँ पे दो कंडीशन कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लीजिए, और अगर लेस देन 5 है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन will emit और नो फोटो इलेक्ट्रिक। वो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे नहीं हो। सर क्या ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के बराबर होता है क्या? क्या लगता है आपको, सेम ही बात है या अलग अलग बात है? Sir, हाँ सर। what is EP? एनर्जी ऑफ फोटोन, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट लिखे हैं भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईपी, वर्क फंक्शन फाई ऑफ मेटल। सर लिटरली अगर देखें तो इट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। दोनों एक ही बात है सर, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। किसी मेटल के सरफेस पे उसके आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी वाला फोटोन आप फॉल्सन करवाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मेटल जो है वो आयोनाइज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी तो वर्क फंक्शन भी लो और इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। मेटल हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो है सर, आर फाउंड टू बी suitable for photocell, होगा ना? and hence cesium CS is the most suitable element, most suitable metal for photocell। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। बोलिए क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मेन प्रिंसिपल है ये भूलेंगे अब? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो सेल क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, क्या मेटल टू मेटल वर्क फंक्शन वेरी करेगा, जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी हर मेटल का अलग होता है, वर्क फंक्शन भी हर मेटल का अलग होता Sir, है। हाँ सर। so what have you written after photocell And hence cesium, CS is the symbol of cesium. Cesium is the Okay. most suitable metal for photocell. Cesium is the most suitable metal for photocell. इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कॉन्सेप्ट पता है आपको कि थ्रेशोल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, कट ऑफ है, मिनिमम है। सो फर्स्ट लिख रहे हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से लिखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से लिखते हैं सर। क्या होगा ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के कैपेबल होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject the electron from metal surface from the surface of metal is known as threshold frequency. न्यू नोट से लिखते हैं इसको। ओके, दूसरा टर्म था सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यही फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से लिखेंगे। अब बताइए कि ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? ये होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एनर्जी का इनवर्सली रिलेशन, एनर्जी का न्यू के साथ डायरेक्टली रिलेशन, क्या ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों? Yes, sir. Maximum wavelength required to eject the electron from the surface of metal surface of metal, है ना? सो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, क्या वही वर्क फंक्शन है? क्या वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी है ना रिक्वायर्ड। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे हमें मिनिमम एनर्जी मिलता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकता है, तो क्या ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ वाली जो एनर्जी कंपोनेंट है, क्या वही वर्क फंक्शन भी होगा क्या? तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वर्क फंक्शन, जिसको कि सर आप फाइ से लिखते हो, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और एच सी बाय लैम्डा नॉट। बोलो भैया, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको ऐसा लिखे तो? अरे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है लैम्डा नॉट। तो एनर्जी कितना है? एच, सॉरी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, तो एनर्जी कितना है? एच न्यू नॉट। ये जो एच न्यू नॉट एनर्जी है, जो कि मिनिमम एनर्जी है, इसी मिनिमम एनर्जी को तो हम लोग वर्क फंक्शन बोलते थे। क्या बोलते हैं? ठीक बोलते हैं, गलत बोलते हैं? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया मिनिमम एनर्जी। अच्छा सर, अगर इससे ज्यादा एनर्जी रहा तो? अगर इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन हो तो क्या होगा? वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। मतलब ये जो फोटोन किसी मेटल के सरफेस पे फॉल्स ऑन हो रहा है, इसका टोटल एनर्जी दो कंपोनेंट में यूज हो रहा है, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है। कुछ एनर्जी यूज हो जा रहा है वर्क फंक्शन के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी बच जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? जब टोटल एनर्जी किसी ईपी को, फोटोन का एनर्जी ईपी है जो फॉल्स ऑन हुआ मेटल के सरफेस पे, तो उस टोटल एनर्जी का दो कंपोनेंट हुआ, दो यूज हुआ। कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गए मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस के बैरियर को, वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में, वर्क फंक्शन को अचीव करने में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बचे उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर गया वहां से। तो मतलब ये टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन दो कंपोनेंट में यूज हो रहा है, एक वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है दोस्त। अरे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तो हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं
kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron. If energy of photon तो एच ई लिखे हैं. if energy of photon EP is greater than work function of metal the extra energy will be converted into kinetic energy. Will be converted into kinetic energy. ठीक है, of emitted photon. इमिटेड फोटोन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ सर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन 5. हुआ कि नहीं? जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन कितना सर? एच न्यू माइनस एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन कितना सर? एच न्यू नॉट. और क्या लिख सकते हैं? न्यू माइनस न्यू नॉट. क्या लेमडा के भी टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. hc by lambda is total energy minus hc by lambda naught is a threshold energy. One by lambda minus one by lambda naught. सर क्या स्लाइड बात को है? ऊपर कीजिए ना. तो सर ये लीजिए ना. ओके सर. सर अगर आप लेमडा का कंडीशन देखेंगे ना, बिल्कुल लेमडा के केस में बिल्कुल ध्यान रखेंगे. अगर लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट है तो बताइए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? आप लोग बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? बोलिए प्रतीक. नो, नहीं होगा, क्योंकि लेमडा अगर ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम हो गई और ये तो मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग का वेवलेंथ है. नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो जब भी लेमडा देना तो कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा रुक के सोच के फिर टिक करिएगा. नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेमडा लेस देन लेमडा नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वहां पे. विल अकर. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे तो अगर आपका लेस देन और इक्वल टू की भी कंडीशन दे सकते हैं. फ्रीक्वेंसी के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट उल्टा रिवर्स. सो न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. नो फोटो इलेक्ट्रिक.
बोलिए, आता है समझ में? क्या क्लियर है कंडीशन या कोई दिक्कत है? सर क्लियर है। पक्का? चलिए एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। इफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल is 3.1 electron volt, then calculate threshold frequency and threshold wavelength. कीजिए कैलकुलेट। Sir, it is 3.1 electron volt. Yes, 3.1 electron volt. Okay, sir. श्वेता का आंसर आया है 4000 एंगस्ट्रॉम। प्रतीक का आंसर है 0.5 into 10 raised to the power 34 approximately। 4000 सही आंसर है वेवलेंथ का। चलिए अटेम्प्ट कर लिए आप लोग। देखिए वर्क फंक्शन हमको गिवन है। इफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज दिस, फाई का वैल्यू, या फिर हम ये बोले कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, या फिर हम बोले कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देना है ना, तो एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ईटीएच में लिख दूं, ईटीएच थ्रेशोल्ड एनर्जी सब एक ही चीज है, दैट इज इक्वल टू 3.1। तो सर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं सर, तो आपको एनर्जी इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं वेवलेंथ 12400 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। बस हो गया। तो इसको हटाइए, 10 कीजिए, 31 से ये कैंसिल होता है क्या, 4 से कैंसिल होता है, 4 4 3 12, 00 00। सो ये लेमडा हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा नहीं सर, ये लेमडा नॉट होगा,
ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात हो रही है। क्या ये मैक्सिमम वेवलेंथ है? यस, ये मैक्सिमम वेवलेंथ। इससे स्मॉलर वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे लार्जर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गई पहली बात। आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो दो काम कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4000 आपको एंगस्ट्रॉम आएगा, तो 10⁻⁻10 करके मीटर कर लीजिए, पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻, ये 3 गया इधर तो -7 -7 + 8 15, सो 15 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी सॉल्व करना है। कितना कर सकते हैं? 0.75 या 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। दिस इज न्यू नॉट। क्या यही आंसर बता रहे हैं सब लोग? एक काम और कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं? एक काम और कर सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। सर फाई दिया हुआ है ना, तो फाई जो होता है न्यू नोट, अगर आप निकालिएगा, ये जो फाई है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू नोट भी तो होगा। सो व्हाट इज न्यू नोट? न्यू नोट इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड या फाई, वर्क फंक्शन लिखते हैं तो फाई डिवाइडेड बाय एच। अब ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई कितना है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3.1 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि एच जो है वो जूल पर मोल पर कैलकुलेट, सॉरी जूल सेकेंड में दिया हुआ रहता है हम लोग को। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिस मच जूल डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू हो गया कितना? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो जूल से जूल कैंसर, फ्रीक्वेंसी न्यू नोट का वैल्यू आपको सेकेंड इनवर्स में आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, यही आना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। 7.5 इंटू 10⁻14 कितना? सेकेंड इनवर्स। तो कोई भी है जो इस मेथड से गए हैं, या सब लोग यही किए हैं? सी बाय लैम्डा, लैम्डा नॉट, क्या किए हैं आप लोग? आप लोग क्या किए हैं? सेकंड में थर्ड में किए। अच्छा, सेकेंड मेथड किए हैं, फाई इक्वल टू एच न्यू नोट। ओके, चलिए कोई बात नहीं। एक और छोटू सा क्वेश्चन करिए, करेंगे? Calculate kinetic energy of emitted photon sorry, photoelectron, not photon, photoelectron, when photons of wavelength photon of wavelength 300 nanometer fall on a metal surface having work function phi is 3 electron volt. करिए सॉल्व। Calculate the kinetic energy of emitted photoelectron when photon of wavelength 300 nanometer falls on a metal surface having work function is 3 electron volt.
प्रतीक का आंसर आया क्या? रहने दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो, लेकिन जूल में जो आप किए हो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो प्रतीक। बट आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है तुम्हारा, नहीं ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और कोई? ट्वेंटी 24 से 21 हो गए, 3 लोग निकल गए। अनिशा, आयुष, दीपिका, इकरार, नितिका। स्वयं का आंसर आया। और कोई? चलिए देखते हैं। सो आप लोग अटेम्प्ट कर लिए, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जिन लोगों का नहीं आया ठीक से देखिए। वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है 300 नैनोमीटर, बेटर होगा एंगस्ट्रॉम में कर लीजिए, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होने वाला है? 12400 बाय 3000। सो 20 जाएगा यहाँ। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा? 4 आता है ना, 12 नहीं, कितना आएगा ये? 4.1 समथिंग। यस सर, 4.133। 4.133, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। वर्क फंक्शन 5 बताया आपने को, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एकदम इजी इजी क्वेश्चंस है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, हैप्पी हैप्पी। 4.1 माइनस 3, सो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी निकला है हमारा, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जरा इसको समझिए, इसको समझिए। अगर कहीं पे आपको पूछ देता है कि ये जो हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करके निकाले हैं, क्या एग्जैक्टली जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलेगा, क्या सारे फोटो इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही एग्जैक्ट, इतना ही 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी क्या? सर हो सकता है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, बट इससे कम भी पॉसिबल है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? सो ये जो फॉर्मूला हमें काइनेटिक एनर्जी देता है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस नहीं समझ सर। पा रहे हैं भाई? ये जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रो एनर्जी ऑफ फोटोन के बीच का, ये तो थियोरेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन अप डाउन होगा तो, या फिर मतलब हम बोले कि सर बाइंडिंग एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है मेटल के सरफेस में, वो बाइंडिंग एनर्जी जो हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है क्या? या जो पैकिंग है मेटल्स का उस पर फर्क नहीं पड़ेगा सर थोड़ा भी?
पड़ेगा। तो ये जो कैनेटिक, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करेगा। तो ये जो कैनेटिक एनर्जी है ना सर, ये हमारा कैनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, ये कैनेटिक एनर्जी मैक्स होता है। ये जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, इससे ज्यादा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं हो सकता, कैनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता। हाँ, इससे कम हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग नोट करके लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना देता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का जो कैनेटिक एनर्जी है वो क्या हो सकता है, क्या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे करके बनाता है। सो एबव फॉर्मूला लोग नोट करके लिख सकते हैं कि एबव फॉर्मूला, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है वो हमें मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी देता है। एबव फॉर्मूला ऑफ कैनेटिक एनर्जी gives the maximum value of kinetic energy. Maximum value of kinetic energy, and sum of the emitted photoelectron and sum of the emitted photoelectron may have kinetic energy less than this value. Less than this value. So sir, kinetic energy of photon, yeah, sorry, photoelectron, not photon, photoelectron must be less than और इक्वल टू हो सकता है उससे बड़ा नहीं, कैनेटिक एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम उससे। सर ये 0 से बड़ा होगा, हाँ समटाइम्स 0 के बराबर भी हो सकता है। सो जस्ट अबाउट टू इजेक्ट वाला कंडीशन। सो कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, तो 0 से लेकर के मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी तक लाई कर सकता है। kinetic energy of ejected photon may lie between 0 to maximum kinetic energy। ये maximum kinetic energy क्या है, जो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, EP-5 से जो kinetic energy हमें मिलता है, that kinetic energy is the maximum kinetic energy of ejected photoelectron। क्या डन है ये? Yes, sir. इसके बाद हमारा एक टर्म आता है इंटेंसिटी। Yes, कोई sir. बताएंगे व्हाट इज इंटेंसिटी? Sir, शायद the number पिछले of क्लास में lights, हम sir, the number of एक्सप्लेन किए light थे, is falling in a नंबर unit ऑफ area. राइट ले। तो अब एक बात बताइए कि क्या इंटेंसिटी पे इजेक्टेड फोटोन का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा क्या? बोलिए, क्या इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने से नहीं होगा ना, क्योंकि सर इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटोन है, वो फोटोन की एनर्जी थोड़ी है सर। तो इंटेंसिटी से आप ये नहीं बता सकते कि ये इस इंटेंसिटी का लाइट अगर फॉल्स ऑन हो रहा है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेगा नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट, वो एनर्जी वाली एट्रीब्यूट अलग है सर। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन फॉल्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस। सो सर ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटॉन्स number of photon falling per unit area in per unit time is known as intensity of radiation।
is known as intensity of रेडिएशन। बोलिए। तो सर क्या एक बात बताइए कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा क्या इंटेंसिटी पे? नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा क्या इंटेंसिटी पे? यस सर। करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो सर अगर एक फोटोन कैपेबल है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, अगर एक फोटोन जो है किसी इलेक्ट्रॉन पे फॉल्स ऑन हुआ और उस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर निकला, तो सर नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे फॉल्स ऑन होगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। So intensity है number of photon falling per unit area in the per unit time is known as intensity of radiation। क्या यहाँ तक क्लियर है? डन है यहाँ तक? यस चलिए हम सर। लोग नेक्स्ट क्लास में Yes, थोड़ा sir. सा ग्राफ देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल ग्राफ देखेंगे। ओके, आज के लिए एनफ है? नहीं है? यस सर है। एनफ है? फास्ट हो रहा है क्या? नहीं, बहुत नो फास्ट नहीं हो सर। रहा है, बट हाँ ठीक ठाक है। अभी आप इससे ज्यादा लोड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। आराम से चलिए, ठीक। साक्षी क्लास में है? आपको नोट्स नहीं मिला प्रीवियस क्लास का? तो आज कोई Yes. बताओ, मेरे पास ऐसे नोट्स अवेलेबल नहीं है इसका, इस चैप्टर का, सारे चैप्टर का ऐसे नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर का है। तो ग्रुप में आज जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कोई एक बच्चा, कोई एक, कौन भेजेगा पिछले क्लास का, कल का क्लास का नोट्स जो अच्छे से लिखे हैं उनको ग्रुप पे डालना है। और कौन से ग्रुप पे? साक्षी आप दोनों ग्रुप पे है क्या? नो सर, बैच M2 नीट वाले में, नीट और जी वाले में। M2 नीट वाले में? तो M2 नीट वाले ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है, कोई एक लोग, कौन डालेंगे M2 नीट वाले में? कौन है बता दीजिए पहले, अभी प्रॉमिस करिए कौन डालेंगे। कल का क्लास का नोट्स जो अच्छे से बनाए हैं वो फोटो खींच के डाल दीजिए। कौन डालेंगे? सब लोग लिख भी रहा है कि नहीं यार? यस सर। सर मैं सेंड कर दूंगी। पक्का तो? सर पक्का। चलो ठीक है। तो आज पिछले क्लास का, आज का नहीं, कल का क्लास, कल जो क्लास हुआ था उसका नोट्स जो है वो ग्रुप पे भेज दीजिए M3 पे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास रेगुलर नोट्स वैसा हर चैप्टर का, जैसे आप देखे हैं ना मूल कॉन्सेप्ट में, वैसा रिटेन नोट्स मिलता नहीं है, मतलब नहीं बन पाया है सारे सब्जेक्ट का। हम भी आप ही की तरह काफी लेबोरियस हैं ठीक है, तो इसीलिए वैसे प्रॉपर नोट्स हम सब चैप्टर में देंगे आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो क्लास में होता है उसको इसीलिए सिंसियरली देखिए। दोबारा अगर हम वही काम करेंगे तो अलग अलग वे में करेंगे, अलग तरीका होगा, अलग लैंग्वेज होगा, ठीक है ना? इसलिए क्लास अटेंड करने का कोशिश करिए मैक्सिमम, क्लास छोड़िए मत। Sir, हाँ सर। sir, please move the slide up. प्लीज मूव द स्लाइड अप। किसको स्क्रीनशॉट लेना है क्या? My network connection was not working. That's why I have to take screenshot. ओके। सो कहाँ से? इकरा कहाँ से? आज का क्लास ना आयनाइजेशन एनर्जी से? Yes, sir. Sir, last topic. So last. ओके लास्ट, आज का लास्ट। ये रहा लास्ट स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. डन? Done. गुड, ओके। Sir, first वाला देखिए ना. अब देखो फर्स्ट स्लाइड वाले कौन है अब? श्वेता? क्या हुआ? जब हमें क्लास स्टार्ट की थी ना, तो जो मेरा छूटा था ना, वो वाला. अच्छा अच्छा, आप लेट से ज्वाइन किए थे? Yes, sir. ओहो, आपका नेट कैसे चल रहा है? आप मेरा आवाज सुन पाते हैं प्रॉपर क्या? आपका वॉइस नहीं आता है प्रॉपर, तो आप मेरा वॉइस सुन पाते हैं प्रॉपर? Yes, sir.
ओके, चलिए ठीक है। तो आप जब आए थे तब तक हम यहाँ तक किए थे, कहाँ तक किए थे? आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो होमवर्क था ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन किए थे। ये एक स्क्रीन ले लीजिए फास्ट। डन। सर हो गया है। नहीं हुआ है, यही तो हम पढ़ाए थे। जब तक आप आए थे तब तक यही चल रहा था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डन। नहीं आता। वही वाला जो हम लिख तो लिए वही है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ये स्लाइड ऑफ है। कोई नहीं, तो फिर यहीं से था। आज का क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ है। मैं एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ये यहाँ पे थे जब आप पूछे थे मुझे, मैं ये लिख करके ये क्वेश्चन लिख रहा था जब आप पूछे स्लाइड थे। स्टॉप हो गया इंडियन सिटी पे। ओहो, स्लाइड स्टॉप हो गया है। अभी ठीक है? यस सर। तो ये था फर्स्ट स्लाइड, फटाफट कीजिए। सर डन। यस सर। और ये है सेकंड। बस यहीं तक हुआ था, इतना ही हुआ था। ओके, यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।